हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब मज़े में होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, अपनी संपर्क ज्ञानशाला में मैं अपने पाठ बल, ऊर्जा व कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपको ऊर्जा के प्रकारों से परिचित कराती हूँ। यह ऊर्जा के प्रकार का दूसरा भाग है। तो बच्चों, संपर्क ज्ञानशाला में मेरे साथ बने रहिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के साथ में। तो बच्चों, हम इस पाठ में, इस वीडियो में अपने नए ऊर्जा के प्रकार विद्युत ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जानेंगे कि आखिर विद्युत ऊर्जा क्यों कहलाती है, इससे कौन से कार्य संभव है और कैसे कार्य संभव है। हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा के द्वारा कार्य किए जाते हैं, एनर्जी वर्क्स। तो देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा से किस प्रकार कार्य संभव है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी परमाणु के बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में मौजूद रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो पदार्थ आसानी से मुक्त कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? चालक। और जो पदार्थ परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स मुक्त नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुचालक। आपने देखा है सारी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को, जो उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, उनको इजीली रिलीज कर देते हैं। रबड़ है, प्लास्टिक है, तो ये पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? विद्युत ऊर्जा के कुचालक। तभी तो जब कभी करंट का काम करना होता है तो हमें रबड़ पहन के करना चाहिए ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करता और उसमें से विद्युत ऊर्जा होकर पास नहीं हो पाती है। तो बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इस चित्र में, देखिए ये कोई भी एटम है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज अंदर उसके न्यूक्लियस में मौजूद है और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स पर होता है वो बाहर की ऑर्बिट में मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से फ्री करके दूसरे से लेते हुए इस तरीके से साइकिल आगे चलती रहती है। तो जितनी भी धातुएं हैं वो कंडक्टर्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो बच्चों, जब इन पदार्थों को, जो चालक पदार्थ हैं, इनको जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी में जो मौजूद वोल्टेज होती है वो वोल्टेज इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देती हुई एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर ले जाती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं और करंट उसमें से बहने लगता है। इस प्रकार से जब ये करंट उसमें पास हो जाता है तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। हम विभिन्न कार्य कर पाते हैं, जैसे पंखा चला लिया, ट्रेन्स चल गई, या हम विद्युत ऊर्जा से कटिंग का काम कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के काम हम कर पाते हैं। तो इसलिए विद्युत ऊर्जा ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि इस ऊर्जा से हम विभिन्न प्रकार के काम कर पाते हैं। और क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये कंडक्टर का काम करती हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिलीज कर पाती हैं, इसलिए विद्युत ऊर्जा उनमें से पास हो पाती है और हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा का दूसरा प्रकार, ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी सिंपली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी के ट्रांसफर को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, जो ऊर्जा ऊष्मा से मिल रही है। ठीक है, देखिए बच्चों, आखिर ऊष्मीय ऊर्जा क्या कार्य करती है और इससे किस प्रकार कार्य संभव है।
हम सब जानते हैं कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या काम करती है? ऊष्मा के प्राप्त होने से इन अणुओं में गति आ जाती है। किसी भी पदार्थ के अणुओं में गति आ जाती है। ये अणु एक दूसरे से टकराते हैं और ऊष्मा को अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। ऊष्मा दो सिस्टम्स के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण है। इससे विभिन्न कार्य हो सकते हैं। यह स्थानांतरण 3 प्रकार से संभव है। कौन से 3 प्रकार हैं? चालन, संवहन और विकिरण। चालन को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन, संवहन को कहते हैं कन्वेक्शन और विकिरण को कहते हैं रेडिएशन। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्थानांतरण ऊष्मा का किसके द्वारा होता है? कौन सी विधि है? चालन या कंडक्शन। इसके द्वारा क्या होता है? जब किसी भी ठोस पदार्थ को किसी भी धातु को जब ताप दिया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो उस धातु के जो अणु हैं वो कंपन करने लगते हैं एक ही स्थान पर। उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है और यह ऊर्जा वो एक कण से, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर करते हैं। ये ऊष्मा जो है, इस गतिज ऊर्जा के कारण उस पदार्थ के सभी अणुओं में धीरे धीरे अधिक ताप से कम ताप की तरफ संचरित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है और पूरी की पूरी धातु गर्म हो जाती है। तो बच्चों, किया ना ऊष्मा ने कार्य? क्या काम किया? ये अधिक ताप से कम ताप की ओर चली, अणुओं में स्थानांतरित हुई और इसने उस पदार्थ को गर्म करने का कार्य किया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स देखिए। हम इसको सिंपल तरीके से इस चित्र से समझ सकते हैं कि जब हमने किसी धातु को गर्म किया किसी ऊष्मा के स्रोत के ऊपर, तो जैसे हमने लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाने पर क्या हुआ? जो आग की लपटें थी वो ऊपर की तरफ जाने लगी। तो वो ऊपर की तरफ जो जाती थी आग की लपटें, उसका कारण क्या है? उसका कारण कन्वेक्शन या संवहन है। धातु अगर उसके ऊपर हमने कोई गर्म करने को रख दी और धातु पूरी गर्म हो गई, हमारा हाथ उससे जलने लग जाए, तो उसके ऊपर हम रबड़ के ग्लव्स पहन लेते हैं। जब वो धातु पूरी गर्म हुई तो वो ऊष्मा का कौन सा स्थानांतरण विधि है? चालन की विधि है। अब आपने देखा होगा जाड़ों के दिनों में जब हम आग जलाकर उसके पास दूर बैठकर हाथ तापते हैं, तो उस आग की गर्मी हमारे हाथ तक आती है, जबकि बीच की हवा ठंडी होती है। तो वो गर्मी हम तक क्यों आ पाती है? रेडिएशंस के कारण। तो ये भी क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण का एक प्रकार है, जिससे कि क्या कार्य हो रहा है? हम उससे ऊष्मा प्राप्त करके अपने शरीर को गर्म कर पा रहे हैं। तो यह ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा होने वाले कार्य हैं। इनकी 3 विधियां हैं। उन कार्यों को हम इन 3 विधियों से, ऊष्मा के स्थानांतरण की जो 3 विधियां हैं, उससे हम कर पाते हैं। कौन सी विधियां हैं? चालन, संवहन और विकिरण। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा चालन। अब देखिए दूसरी विधि इसकी कौन सी है? संवहन। संवहन या कन्वेक्शन। देखिए बच्चों, पदार्थ की 2 और अवस्थाएं। अभी तो हमने पढ़ा ठोस में क्या होता है? चालन। किस प्रकार होता है? उनके जो अणु हैं वो कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा को एक कण से दूसरे कण की तरफ स्थानांतरित कर देते हैं। अब हम आते हैं कि 2 और अवस्थाएं पदार्थ की, द्रव और गैस। तो इन दोनों अवस्थाओं में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इन अणुओं की गति को, जो ऊष्मा से जो अणुओं को गति मिल रही है, उससे जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, उसके प्रकार को हम क्या कहते हैं? संवहन। देखिए बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि ये हमने स्प्रिट लैंप के ऊपर एक फ्लास्क रखा हुआ है और फ्लास्क में क्या है? पानी गर्म हो रहा है, जिसमें हमने कुछ रंगीन दवाई डाली है, जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि जब पानी गर्म हुआ तो उसके पानी के जो रंगीन पानी हुआ, वो रंगीन पानी ऊपर की तरफ उठने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो पानी गर्म हुआ तो गर्म होकर द्रव या गैस
हल्की हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी वहाँ पर कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं। जब वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो जब नीचे का स्थान खाली होता है तो वहाँ पर ठंडी गैस या ठंडा द्रव उसका स्थान घेर लेता है। तो ये कुछ इस प्रकार से चलती हैं। गर्म होकर वायु ऊपर उठती है या कोई भी द्रव ऊपर उठता है और उसका स्थान ठंडी हवा या ठंडा द्रव ले लेता है। तो ये इस प्रकार क्या होता है कि पानी पूरा गर्म हो जाता है और जो कमरा है वो, यदि हमारे सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं तो पूरा कमरा उस गर्मी से गर्म हो जाता है। अब बच्चों जो देखिए इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, हम इस केतली में पानी को गर्म कर रहे हैं। पानी को गर्म हम करने से क्या होता है, पानी की भाप निकलती है। ये भाप यदि किसी एक जगह से निकले, बहुत पतले पॉइंट से निकले, देखिए इस भाप से क्या हो रहा है, ढक्कन हिल रहा है, यानी कि ऊष्मा कार्य कर रही है। पानी गर्म होने से जो भाप बन रहा है उससे कार्य हो रही है। इसी सिद्धांत पर आधारित भाप इंजन भी चलता है। भाप इंजन को चलाने के लिए कोयले से ऊष्मा ली जाती है और उससे जो निकलने वाली भाप है उससे इंजन के पिस्टन को चलाया जाता है, जिससे पहिए मूव करते हैं और पूरी की पूरी ट्रेन आगे चलती है, यानी कि ऊष्मा कार्य करती है। तो ये कौन सी विधि है, कन्वेक्शन यानी कि संवहन। अब देखिए बच्चों, तीसरा प्रकार है इसका विकिरण। विकिरण में क्या होता है कि यह ऊष्मा के संचरण की तीसरी विधि है, जो कि पदार्थ के अणुओं को गति देकर ऊष्मा द्वारा कार्य संभव करती है। यह विधि ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय किरणों के द्वारा होता है। इस विधि में जो ऊष्मा का संचरण है वो विद्युत चुंबकीय किरणों के द्वारा होता है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हमने आग को गर्म किया, लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने से क्या हुआ, वहाँ पर आग जली, उससे हीट निकल रही थी। वो हीट हमको कन्वेक्शन के द्वारा मिली ऊपर की तरफ, और साइड में चारों तरफ जो उससे हमको ऊष्मा मिल रही है वो ऊष्मा क्या कहलाती है, रेडिएशन कहलाती है, यानी विकिरण कहलाती है। ऊष्मा से की जो निकलने वाली तरंगे हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, वो हमारे को ऊष्मा को हम तक पहुंचाती हैं, और यह क्या कहलाता है, विकिरण। इसमें कण खुद ही आपके पास चल कर आते हैं। तो ये तीसरा प्रकार है विकिरण का। अब देखिए, अब हम आते हैं लाइट एनर्जी की तरफ, यानी प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहा जाता है। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित करता है तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स या प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है और उससे कार्य किया जा सकता है। पौधों में भोजन बनाने वाली क्रिया भी यही इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्प्शन करके संभव हो पाती है। क्लोरोफिल जो मौजूद होता है पौधों में, वह इस ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है और वहां पर जल का अपघटन कर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके पौधों में भोजन बनाने की क्रिया संभव हो पाती है। बच्चों, आप देख रहे हैं इस चित्र में सूरज से जो विद्युत चुंबकीय किरणें हमको मिल रही हैं, जो कण हमको प्राप्त हो रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स जो इस सोलर प्लेट में मौजूद धातु है, उस धातु से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके कई प्रकार के कार्य संभव कर पाते हैं। तो इसलिए प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे ऊर्जा का अगला प्रकार, जिसको हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी। अच्छा बच्चों, ये बताइए, हमारा शरीर कार्य करता है, पर यह सोचने की बात है कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आखिर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो भोजन के पाचन के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती हैं,
जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। क्योंकि आप सभी को पता है भोजन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो इन सभी के जब अपघटन होता है तो इनसे ऊर्जा मुक्त होती है और अनेक प्रकार के कार्य संभव हो पाते हैं। अच्छा बच्चों, वाहन कार्य करते हैं। ये वाहन किस ऊर्जा से चलते हैं? पेट्रोल, डीजल आदि उसके अंदर हम डालते हैं, सीएनजी है। हाँ, तो ये जो ऊर्जा, ये जो दहन वाले जो पदार्थ हैं, इनमें दहन कैसे होता है? ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से स्पार्क के द्वारा जब इनका दहन किया जाता है तब इनसे ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी हैं, ये क्या है? रसायन है। इसलिए इनसे मिलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं? सूरज से प्राप्त जो ऊर्जा है उससे भोजन बन रहा है, और ये भोजन किसमें बन रहा है? पत्तियों में, पौधे के अंदर। इन पौधों को जब हम खा लेते हैं, भोजन किस रूप में बनता है? शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक रसायन। तो इस रसायन का जब हमारे शरीर में अपघटन होता है तो उससे जो ऊर्जा हमको मिलती है वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? रासायनिक ऊर्जा। ये देखिए, तेल हैं, विभिन्न प्रकार के बैटरीज हैं, ये सब, इन सब के अंदर क्या होता है? रसायन। तो इनसे मिलने वाली जो ऊर्जा है वो हमको क्या कहलाएगी? रासायनिक ऊर्जा। तो बच्चों, आपने अपनी अब इस पाठ के अंत तक ये पढ़ लिया कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनसे हम ऊर्जा से कार्य करते हैं। इसलिए ये सभी जो प्रकार के पदार्थ हैं या प्रकार की ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जा कहलाती हैं। चलिए, अब मेरे अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए कि जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? कार्य के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।